नमस्कार सभी का वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश शूटर पे। आज की क्लास है 24 नवंबर की और द हिंदू का सेकेंड एडिटोरियल है एंड द सीक्रेसी इसका टाइटल है। आर्टिकल लिखा गया है खालिस्तानियों पे नहीं, ये आर्टिकल लिखा गया है इंडिया के रिस्पॉन्स पे खालिस्तानियों को लेकर के कि कनाडा में रहने वाले खालिस्तानियों के लिए और यूएस में रहने वाले खालिस्तानियों के लिए अलग अलग रिस्पॉन्स आता है क्योंकि दोनों कंट्रीज़ की सरकारों में फ़र्क है। चलिए आर्टिकल को देखेंगे। जियोपॉलिटिकल पीस है, बहुत प्यारा लिखा हुआ है और अपना आज का क्विज़ भी देख लो। आर्टिकल पढ़ो और जो चीज़ें आपसे शेयर करें इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करनी है ताकि एट द एंड ऑफ द क्लास आपको 12 में से 12 मार्क्स मिले। ठीक है, चलिए शुरू करें क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, एंड द सीक्रेसी। देखिए, सीक्रेसी का मतलब होता है राज, कॉन्फिडेंशियलिटी, किसी चीज़ के छुपे होने की, मिस्टीरियस होने की क्वालिटी। और एंड का मतलब होता है ख़त्म करो, बंद करो। कह रहा है जी एक तो बात होती है राज को राज रहने दो, ये बोल रहा है उल्टा, राज को राज मत रहने दो, राज के ऊपर से पर्दा फाश करो, है ना। सबको बताओ जो भी आपके मन में चल रहा है। भारत सरकार की बात हो रही है और बात कर रहा है ऑन द एक्शंस ऑफ इंडियन एजेंसीज अब्रोड। बात हो रही है उन एक्शंस की, उन हरकतों की जो भारत की एजेंसीज कर रही हैं, भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज, भारत की डिप्लोमेटिक एजेंसीज अब्रोड में यानी विदेशों में, कनाडा में, यूएस में। तो जो भी आपका काम काज चल रहा है वहाँ पे और लोग आप पे सवाल उठा रहे हैं, एक क्लियर रिस्पॉन्स दे करके सीक्रेसी को ख़त्म करो। चलिए, टाइटल पैराग्राफ कर रहा है इंडिया मस्ट रिस्पॉन्ड मीनिंगफुली टू एलिगेशंस अगेंस्ट इट्स एजेंट्स। कह रहा है भारत को रिस्पॉन्ड करना ही चाहिए, भारत को प्रतिक्रिया देनी ही चाहिए। रिस्पॉन्ड करना समझते हैं ना, प्रतिक्रिया देना, जवाब देना। और किस बारे में और कैसे जवाब देना है? मीनिंगफुल मैनर में, सार्थक तरीके से। मीनिंगफुली एडवर्ब है यहाँ पे। और किसके सामने? हमेशा टू लगा के बताते हैं रिस्पॉन्स के सामने। जिस भी चीज़ का दिया जाए रिस्पॉन्स देना है टू लगा के उन एलिगेशंस का, उन आरोपों का जो हैं भारत के एजेंट्स के खिलाफ, भारत की सुरक्षा एजेंसीज के खिलाफ। भारत के एजेंट्स कौन है? हमारी RNAW है ना, जिसको रॉ बोलते हैं। और भी कोई एजेंसी जो भारत की, भारत के बाहर ऑपरेट करती है, वो भारत के एजेंट्स हैं। तो हम पे जो भी आरोप लगे हैं हमें बिल्कुल साफ शब्दों में उनको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। इंडिया सब्जेक्ट है आपका, मस्ट रिस्पॉन्ड, मस्ट रिस्पॉन्ड पिंक कलर में इसकी वर्ब है। हर सेंटेंस का सब्जेक्ट है ग्रीन कलर में, वर्ब को मैंने कलर दिया हुआ है पिंक ताकि आप पेयर को मैच कर सकें। मस्ट हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब है और मॉडल अपने बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म को लेती है। तो इंडिया के साथ में रिस्पॉन्स आना चाहिए वैसे, लेकिन मस्ट लग जाने की वजह से आप सिंगुलर प्लूरल वाला चक्कर ख़त्म कर देंगे और सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। एलिगेशन मैंने आपको समझा दिया, आरोप के लिए, ब्लेम के लिए, एक्यूजिशन के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए अब जल्दी से नज़र डालेंगे वोकैब पे इस आर्टिकल की। आज की क्लास में ना सब्जंक्टिव मूड आएगा डिटेल में, प्रेजेंट भी और पास्ट भी। तो ग्रामर में तो है हैवी, और वोकैब के मामले में आज की क्लास है थोड़ी सी लाइट। तो जो भी वोकैब है फटाफट देख लो ताकि स्मूथली इसको पढ़ सको आप। ऑफ कोर्स क्लास को एक लाइक और एक शेयर देंगे ताकि क्लास दूसरे बच्चों तक पहुंच सके, है ना। और जिन बच्चों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है जरूर से YT ऐप को डाउनलोड करें। सारा पेड कंटेंट इन टर्म्स ऑफ पेड कोर्सेज आपको ऐप पे मिलता है। कहने भर को पेड है लेकिन बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस रखते हैं क्वालिटी कंटेंट के लिए। बेसिक से एडवांस्ड इंग्लिश राइटिंग कोर्स 499 में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। 60 से 70 घंटों में इंग्लिश में लिखना सीख सकते हैं, है ना। कोर्स अवेलेबल है ऐप पे। इसी के साथ में UPSC का माइग्रेशन कोर्स भी है जिसमें किसी भी मीडियम से आप इंग्लिश में माइग्रेट कर सकेंगे UPSC के लिए, है ना। फिर गुजराती हो, पंजाबी हो, सारे टॉपिक्स इस पे कवर्ड होंगे UPSC के। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, CSAT, ग्रामर, है ना, हर चीज़। बैंकिंग कॉम्बो भी अवेलेबल है जिसमें बैंक के सारे क्वेश्चंस को आपको बैंकिंग एग्जाम्स के सॉल्व करना सिखाया जाता है। इसी तरीके से SSC कॉम्बो भी मिलेगा। 1 साल का कोर्स है, सारे SSC के हर वैरायटी के क्वेश्चन को आप यहाँ सॉल्व करना सीखेंगे। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है, ये नंबर है व्हाट्सएप का, आप टीम से व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। अब आ जाओ अपनी वोकैब शीट पे। वर्ड्स हैं अपने पास 5। एक ही सबसे भारी वर्ड है अपने पास, ऑर्केस्ट्रेट। मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है, ये वर्ड बना है ऑर्केस्ट्रा से। ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है एक म्यूजिकल बैंड जिसमें लोग आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं,
परफॉर्म करते हैं। ये ऑर्केस्ट्रा का नॉर्थ इंडिया में और थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, है ना, बिहार की साइड, यूपी की साइड बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहती है। ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है, आप एक पूरा सेटअप बना करके उसके ऊपर जो है ना परफॉर्म करते हो। गाना चूज़ करोगे, म्यूज़िक चूज़ करोगे, नाचने वाला या नाचने वाली चूज़ करोगे। तो वैसा ही काम अगर आप किसी और जगह करें, पूरा सेटअप बनाएं और पूरा जो है उसका, समझ गए ना, हिंदी बोलते हैं षड्यंत्र रचें, किसी काम को करने का पूरा सिस्टम बिठाएं, तो उसको बोलते हैं ऑर्केस्ट्रेट करना। ऑर्केस्ट्रा एक नाउन था, ऑर्केस्ट्रेट एक वर्ब है। सेटअप करना या ऑर्गेनाइज करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। याद रखें ये एक नेगेटिव वर्ड है, जनरली इसको नेगेटिव चीज़ों के साथ ही देखेंगे। ऐसा नहीं है आपने कोई डोनेशन कैंप बनाया है ना, ब्लड डोनेशन कैंप, तो उसके लिए आप ऑर्केस्ट्रेट वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ नहीं होगा ये, वहाँ तो ऑर्गेनाइज ही होगा। लेकिन कुछ गलत काम कर रहे हो आप, वहाँ पे ऑर्केस्ट्रेट होगा। जैसे द राइट्स वर ऑर्केस्ट्रेटेड बाय द ऑपोजिशंस, इन दंगों को ऑर्केस्ट्रेट किया गया था, सेटअप या ऑर्गेनाइज किया गया था, पूरा सिस्टम बिठाया गया था ऑपोजिशन के द्वारा, विपक्ष के द्वारा। दिमाग में बैठ गया वर्ड के नहीं बैठा। ऑर्केस्ट्रेट को मास्टर माइंड करना भी बोलते हैं। द राइट्स वर मास्टर माइंड बाय द ऑपोजिशन। तो आज आप मास्टर माइंड नाम की वर्ब को आर्टिकल में देखेंगे। कभी ऑर्केस्ट्रेट आ जाएगा, कभी मास्टर माइंड आ जाएगा, दोनों एक ही वर्ड्स हैं। अगला वर्ड अपने पास मैकेनिशन। ये वर्ड बना है मैकियावेली से। मैकियावेली एक इटालियन डिप्लोमेट था। जैसे अपने यहाँ आचार्य चाणक्य थे ना, उनके आचार्य चाणक्य को मैकियावेली बोलते हैं। तो मैकियावेली जो काम करके गए, टेढ़े मेढ़े, साम दाम दंड भेद वाले, उन कामों को बोलते हैं मैकेनेशन। तो मैकेनेशन क्या हो गया, आसान भाषा में मतलब हो गया इसका षड्यंत्र, टैक्टिक्स। कबाल बोलते हैं इसको, मैन्यूवर बोलते हैं। देखना आगे वर्ड भी होगा कबाल, है ना, कॉन्स्पिरेसी, प्लॉटिंग। तो ये प्लॉटिंग जो वर्ड है ना, आज आप आर्टिकल में देखेंगे, किसी के खिलाफ षड्यंत्र। द पार्टी वॉज अक्यूज ऑफ सेवरल मैकेनिशंस या प्लॉटिंग्स या कॉन्स्पिरेसीज टू सिक्योर द इलेक्शंस। पार्टी पे आरोप लगा कई षड्यंत्रों का, इलेक्शन को जीतने के लिए, सिक्योर करने के लिए चुनावों को, सिक्योर द इलेक्शन, चुनाव को जीतना। चलिए अगला वर्ड है अपने पास मैनेस। मैनेस का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जिससे खतरा हो या डेंजर हो। सोर्स जो होता है ना खतरे, डेंजर का, ईविल का, वो होता है मैनेस। ड्रंक ड्राइवर्स आर मैनेस टू एवरीवन ऑन द रोड। ड्रंक ड्राइवर जो हैं, पिए हुए जो ड्राइवर हैं, वो एक मैनेस है, खतरे का सोर्स है हर एक आदमी के लिए सड़क पे। मैनेस को पेरिल, डेंजर, थ्रेट, वार्निंग भी बोलते हैं। आज आप इसकी एडजेक्टिव फॉर्म देखेंगे, मैनेसिंग, खतरे भरा, डेंजरस। मैनेस मतलब डेंजर, मैनेसिंग मतलब डेंजरस, है ना। ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। एक और वर्ड अपने पास सबसाइड। सबसाइड का मतलब होता है चीज़ों का धीरे धीरे इंटेंसिटी में डिक्रीज होना। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको लहर से। लहर पहले तेज होगी, फिर धीमी 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 होती होती छोटी होती जाएगी, जब वो किनारे की तरफ आएगी फिर वो लहर जो है ख़त्म हो जाएगी। या फिर इसका एग्जांपल ले लो पंखे से। पंखा जब बंद करोगे तो एकदम से बंद नहीं होगा, आपने तो बटन बंद कर दिया, लाइट चली गई, वो पंखा जो है 2-2.5 मिनट लेगा पूरी अपनी जो है स्पिन को ख़त्म करने के लिए, घूमेगा, वो रोटेट करता है ना, तो 2 मिनट 2.5 मिनट के अंदर धीरे धीरे करके वो रोटेट करके सही जगह पे आएगा। तो वो सबसाइड करता है, अचानक से बंद नहीं होता है, धीमे धीमे करके अपनी स्पिन को ख़त्म करता है। तो वहाँ पे आप इस वर्ब का इस्तेमाल करें। द एक्टर्स पॉपुलैरिटी स्टार्टेड टू सबसाइड आफ्टर हिज अरेस्ट। एक्टर की जो पॉपुलैरिटी है वो धीमे धीमे ख़त्म होना शुरू हो गई उसकी अरेस्ट के बाद, उसकी हिरासत के बाद। सबसाइड को डाई डाउन भी बोलते हैं। ऑफ कोर्स देखते ही समझ में आ रहा होगा, डाई हो जाना किसी चीज़ का, धीमे धीमे वेन करना, पीटर आउट करना, टेपर ऑफ करना और ऐप करना, इन सभी फ्रेजल वर्ब से बताया जा सकता है। डाई डाउन जो है फ्रेजल वर्ब आर्टिकल में आप देखेंगे आज। लास्ट वर्ड है अपना ल्यूडिक्रस। ल्यूडिक्रस का मतलब होता है जी बेवकूफ़ी भरा, सिली, फुलिश, एब्सर्ड भी बोलते हैं, रिडिकुलस भी बोलते हैं, प्रीपोस्टरस भी बोलते हैं। आज आप एब्सर्ड नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, फुल ऑफ फुलिशनेस। इन अ ल्यूडिक्रस मूव सम एट रिस्क एडल्ट्स हैव रिफ्यूज टू गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोविड-19। एक बेवकूफ़ी भरी हरकत में कुछ एट रिस्क एडल्ट्स ने, ऐसे एडल्ट्स जिनको रिस्क था, जो पहले से ही जोखम में थे, कह रहा है ऐसे एडल्ट्स ने मना कर दिया है वैक्सीन लगवाने को। ये उस टाइप के एडल्ट्स होंगे जिनको कुछ बीमारी है ना, कुछ बीपी की, शुगर की, हार्ट की। तो इस तरह के एडल्ट्स ने बेवकूफ़ी भरा काम करते हुए मना कर दिया कि हम वैक्सीन तो लगवाएंगे ही नहीं कोविड के खिलाफ। चलिए पुराने सेंटेंस बने हुए हैं कोविड के टाइम के। ये एब्सर्ड वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे 5 ही वर्ड्स हैं। नाउ यू हैव सीन दोज वर्ड्स इन डिटेल्स। एक समरी आपको देंगे किस बारे में लिखा हुआ पता लगे।
समरी ये है कि कनाडा ने बोला कि हमने निज्जर की हत्या करवाई, ठीक है। अब ऐसा ही कुछ अमेरिका ने बोला कि इंडिया यहाँ भी एक खालिस्तानी की हत्या करवाने वाला था। कुछ पन्नू वन्नू उसका नाम है, जानते होंगे आप, 6 फॉर जस्टिस, पोएटिक जस्टिस, इन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन से। तो कनाडा को तो हमारी सरकार ने दिखाई खूब आंख, सारे वीजे कैंसिल कर दिए। अब वीजे धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं, लेकिन 2-3 महीने जितना तमाशा कनाडा ने किया उतना ही जवाब हमने उसको अच्छे से दिया। लेकिन अमेरिका के मामले में ये पता लग रहा है कि इंडिया ने चुपचाप अमेरिका की बात मान ली कि हम पन्नू को नहीं मारते। अब हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि इससे हमारी साख गिर रही है वर्ल्ड स्टेज पे, जियो पॉलिटिक्स में, कि कनाडा से तो आप जवाब दे देते हो और अमेरिका को जवाब नहीं दे रहे हो। तो ये बात अच्छी नहीं है। आप सीक्रेसी को ख़त्म करो और साफ शब्दों में अपनी बात रखो, आपका क्या कहना है ना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी सबको पता लगे। अगर आप साफ शब्दों में नहीं बताओगे तो आपकी डिप्लोमेटिक जो इफेक्ट है, जो साख है, उस पर असर पड़ेगा। तो ना आज की सजेस्ट कर रहा है भारत सरकार को कि सच बोलना है, झूठ बोलना है, कुछ भी बोल दो, लेकिन साफ शब्दों में अपनी साख को बचाओ। चलिए अब शुरू करते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है आर्टिकल आज का। हाँ, वो ग्रामर वाला पोर्शन है, अच्छे से कवर करना। दोनों ही मूड्स, प्रेजेंट और पास्ट सब्जेक्टिव मूड, आज की क्लास में आएंगे। इंडियाज डिसीजन टू रिज्यूम ई वीज़ाज फॉर कैनेडियन सिटीजन्स वर्ल्ड वाइड is a significant step towards restoring travel ties with Canada। भारत का जो डिसीजन है शुरू करने का, रिज्यूम करने का ई वीज़ाज को कैनेडियन सिटीजन्स के लिए पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड, कह रहा है ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है। और किस तरफ भाई, टूवर्ड्स लगा के बता रहा है, रिस्टोर करने की तरफ, बहाल करने की तरफ, ट्रैवल टाइज को, यातायात के रिश्तों को, है ना, पर्यटन के रिश्तों को। और किसके साथ? कनाडा के साथ। तो हमने सारे वीज़े कैनेडियंस के कैंसिल कर दिए थे, नया वीज़ा देने से मना कर दिया था, लेकिन अब इंडिया बोल रहा है कि ठीक है, ई वीज़ा तो हम दे ही देंगे। ई वीज़ा क्या होता है? कम डेज के लिए होता है, 10, 15, 20 दिनों के लिए। तो इंडिया ने बोला कि ई वीज़ा तो आप आकर के ले सकते हो ऑनलाइन। तो कह रहा है डिसीजन बहुत सिग्निफिकेंट है। आगे कह रहा है विच वर स्नैप्ड इन सितंबर ड्यूरिंग द डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ। ये वही ट्रैवल टाइज हैं, ये वही रिश्ते हैं जो रिस्टोर करेंगे, जो स्नैप हो गए थे, झटके से टूट गए थे। स्नैप करना यानी झटके से टूटना। जैसे आप लकड़ी की कोई, है ना, लकड़ी को तोड़ोगे, आपको उसका केन वेन बेंत वेंत को आवाज़ आती है ना कट से, तो ये रिश्ते भी ऐसे आवाज़ के साथ अचानक से टूट गए थे सितंबर के महीने में। और ये जब हो रहा था डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ, दोनों कंट्रीज़ के डिप्लोमेट्स के बीच में, ये डिप्लोमेटिक लेवल पे एक आमना सामना हो रहा था, स्टैंड ऑफ हो रहा था। और ये कब हो रहा था? फॉलोइंग कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडोज एलिगेशंस दैट इंडियन गवर्नमेंट एजेंट्स हैड मास्टरमाइंडेड द असैसिनेशन ऑफ अ खालिस्तानी लीडर। ये सारा स्टैंड ऑफ हुआ, ये सारा आमना सामना हुआ कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो के एलिगेशंस के फॉलोइंग, यानी बाद में। और एलिगेशंस ये हैं कि भारत के जो एजेंट्स हैं उन्होंने मास्टरमाइंड किया था, रचा था, ऑर्केस्ट्रेट किया था असैसिनेशन को, हत्या को, निज्जर नाम के खालिस्तानी लीडर की। लंबा सेंटेंस है, मेरे ख्याल से पीस फॉर पीस पढ़ा है तो समझ में आया होगा। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर स्ट्रक्चर देखेंगे। भारत का डिसीजन आया है, बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है, स्टेप है। डिसीजन ये है कि हम ई वीज़ा को कैनेडियन सिटीजन्स के लिए फिर से शुरू करेंगे, चाहे वो कहीं भी रहते हो, वर्ल्ड वाइड। कह रहे ये स्टेप जो है बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रिस्टोर कर देगा, बहाल कर देगा आपसी घूमने फिरने के, ट्रैवल के रिश्तों को कनाडा के साथ, इंडिया के। वही रिश्ते जो झटके से टूट गए थे सितंबर में। और कब टूटे थे? डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ के दौरान। डिप्लोमेटिक तो आप समझते ही हैं, है ना, डिप्लोमेटिक आमने सामने के दौरान, कन्फ्रंटेशन के दौरान, शो डाउन के दौरान जो हुआ था। कनाडा के पीएम के एलिगेशंस के बाद में आया था कि एलिगेशंस ये था कि भारत की सरकार या उसके एजेंट्स ने ही रचा था, मास्टरमाइंड किया था हत्या को निज्जर नाम के इस खालिस्तानी लीडर की। निज्जर का नाम नहीं लिखा है, वैसे आपको बता रहा हूँ। डिसीजन आपका सब्जेक्ट है, एज इसकी वर्ब है, विच की वर्ब है वर, स्नैप्ड, स्नैप करना आपने देख लिया, रिस्टोर करना, रीस्टेट करना, किसी चीज़ को पुरानी अवस्था में लाना, बहाल करना, ठीक है। स्टैंड ऑफ होता है आमना सामना, जब दो पार्टियां एक दूसरे को घूरती हैं, एक दूसरे से लड़ाई करती हैं, इसको फेस ऑफ भी बोलते हैं, कन्फ्रंटेशन भी बोलते हैं। एजेंट्स की वर्ब है हैड मास्टरमाइंड, पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि मेन क्लोज में पास्ट इंडेफिनिट आपको दिया हुआ था, ठीक है भाई। इंडेफिनिट जैसा ही है ना,
कनाडा के पीएम ने ऐसा कहा कि भारत ऐसा कर चुका था, तो पास्ट का पास्ट है, तो पास्ट का पास्ट हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में नहीं, पास्ट परफेक्ट में होगा। हैड प्लस में V3। मास्टरमाइंड करना, रचना, ऑर्केस्ट्रेट करना। असैसिनेशन का मतलब होता है किलिंग या मर्डर, किसी की हत्या। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहा while India had restored certain categories of the visa last month, e-visas and tourist visas remained under suspension due to the threat to Indian diplomats from Khalistani groups. कह रहे जहां इंडिया ने बहाल कर दिया था, रिस्टोर कर दिया था कुछ कैटेगरीज ऑफ वीज़ा को लास्ट मंथ, पिछले महीने, वहीं पे ई वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा जो हैं, ये दोनों टाइप के वीज़ा जो हैं वो अभी भी बने हुए थे सस्पेंशन के अंडर। और क्यों? उस थ्रेट की वजह से, उस धमकी की वजह से जो इंडियन डिप्लोमेट्स को आई थी खालिस्तानी ग्रुप से, कनाडा बेस्ड जो ग्रुप्स है। तो हमने बाकी वीज़े तो कर दिए थे बहाल, ई वीज़ा बाकी था, वो हमने अब कर दिया। टूरिस्ट वीज़ा भी शायद कर देंगे या प्रोसेस के अंदर है, उसको भी बहाल किया जा रहा है। इंडिया की वर्ब है हैड रिस्टोर्ड, ये काम पास्ट का भी पास्ट है। ई वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा की वर्ब है रिमेंड, टू रिमेन अंडर सस्पेंशन यानी सस्पेंडेड अवस्था में रहना। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, द रेस्टोरेशन ऑफ वीजास फॉर कैनेडियंस वॉज ड्यू टू द सिचुएशन बिकमिंग मोर सिक्योर। कह रहे जी हमारे EAM जो हैं, विदेश मंत्री जो हैं जयशंकर साहब, कह रहे इनके हिसाब से अगर देखा जाए, इनकी बात को समझा जाए, कह रहे तो जो रेस्टोरेशन है, जो बहाली है, जो रीस्टेटमेंट है, और किसकी, वीजाज की कैनेडियंस के लिए, वो इसलिए है वॉज ड्यू टू कि सिचुएशन जो है वो बिकम कर रही है, वो हो रही है और ज़्यादा सिक्योर, और ज़्यादा जो है महफूज, और ज़्यादा सेफ। तो जयशंकर जी का यही कहना है कि सिचुएशन सही हो रही है, इसलिए वीजाज को दिया जा रहा है। रेस्टोरेशन बहाली सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है। कह रहे जी हाउएवर द स्टेप डज नॉट नेसेसरली मीन अ रेस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल टाइज। कह रहा है इसका मतलब ये भी है कि ये जो स्टेप है इसका नेसेसरली, इसका कोई मीनिंग ये नहीं है, जरूरी तौर पे इसका कोई अर्थ ये ना मत निकालना, ये मीन नहीं करता कि रेस्टोरेशन हो रहा है, बहाली हो रही है नॉर्मल रिश्तों में, टाइज में। सिर्फ वीजे जो है वही रेस्टोर किए जा रहे हैं, दोनों कंट्रीज की सरकारें आपस में फिर से वैसा पुराना वाला डायलॉग नहीं कर रही हैं। तो वो बहाली को आप मत समझ लेना इस पूरे स्टेप से। स्टेप की वर्ब है डज नॉट मीन, इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट में नॉट लगा हुआ है, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब को इसलिए लाया गया क्योंकि नॉट लगाया गया, ठीक है। इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट या पास्ट में नॉट आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब को आपको डज को, डू को, डिड को बाहर निकालना पड़ता है। बहुत बेसिक चीजें हैं, फिर भी ध्यान खींच देता हूं कभी कभी, है ना। कह रहे जी आफ्टर इंडिया कैंसल्ड वीजास फॉर कैनेडियंस एंड डिमांडेड दैट कनाडा कट डाउन इट्स डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ बाय 2/3 फॉर पैरिटी पर्पजेस। कह रहे जी जब इंडिया ने कैंसिल कर दिया वीजास को कैनेडियंस के लिए, और जब इंडिया ने डिमांड भी किया, मांग भी की इस चीज़ की, किस चीज़ की भाई, कि वीज़ा कनाडा जो है वो कट डाउन करे, वो काट छांट करे, कर्टेल करे अपने डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ को, डिप्लोमेट्स की संख्या को, और कैसे 2/3 से 66% से। और क्यों? पैरिटी पर्पस के लिए, बराबरी के पर्पस के लिए। पैरिटी मतलब बराबरी, इक्वालिटी। भाई हमारे जहाँ जितने वहाँ हैं उतने ही यहाँ पे होने चाहिए आपके, हमारे 10 हैं और आपके 150 हैं, तो ऐसा ठीक नहीं है ना। तो कह रहे जब इंडिया ने वीजे कर दिए कैंसिल कैनेडियंस के, और ये डिमांड की कनाडा की सरकार से कि आप अपने राजदूतों को वापस बुलाओ, बराबर करो दोनों जगह, 2/3 से आप उसको कट डाउन कर दो पैरिटी पर्पस के लिए, बराबरी के पर्पस के लिए। कह रहे इसके बाद क्या हुआ? कह रहे जी इसके बाद ये हुआ, कनाडा हैड फ्लोन आउट मोर देन 40 ऑफ इट्स डिप्लोमेट्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स। कनाडा जो है फ्लो आउट कर चुका था, फ्लाई आउट कर चुका था। फ्लाई आउट करना, किसी को प्लेन से उड़ा लेना, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, हेड प्लस में V3। तो कनाडा प्लेन से उड़ा चुका था, उड़ा के ले जा चुका था अपने 40 डिप्लोमेट्स को और उनके परिवार वालों को, फैमिली मेंबर्स को। और क्या कर चुका था कनाडा? एंड रिड्यूस्ड इट्स वीज़ा इशुएंस कैपेसिटी एज वेल। कनाडा ने भी अपनी वीज़ा इशू करने की कैपेसिटी को ख़त्म कर दिया था, कम कर दिया था। तो हम कैनेडियंस को यहाँ नहीं आने दे रहे थे, और वो जो है इंडियंस को वहाँ नहीं आने दे रहे थे। दोनों तरफ से वीजे जो हैं कम दिए जा रहे थे। सेंटेंस समझ में आ गया? चलिए, इंडिया की वर्ब है कैंसल्ड, दूसरी वर्ब है डिमांडेड, कनाडा की वर्ब है कट डाउन,
कट डाउन करना, किसी चीज़ में कटौती करना। कनाडा की वर्ब है हैड फ्लॉन। फ्लाई की थर्ड फॉर्म है फ्लाई, सेकंड फॉर्म फ्लू, थर्ड फॉर्म फ्लॉन, हैड प्लस में V3। और दूसरी वर्ब है रिड्यूस्ड, हैड रिड्यूस्ड। पैरिटी मतलब बराबरी यानी कि इक्वालिटी। हमारे जितने वीजे उतने आपके डिप्लोमेट हो, है ना, बराबरी डिप्लोमेट हो दोनों कंट्रीज में। चलो अब कॉन्सेप्ट देखेंगे प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड का। ये कट डाउन यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, वर्ब की बेस फॉर्म को क्यों लगाया गया है। देखो बहुत आसान है। अगर सेंटेंस में कहीं सजेशन, डिमांड, विश या ऑर्डर दिख जाए, मैं आपको कोई सुझाव दूं, कुछ मांग करूं, कुछ मैं मांगूं आपसे, विश करूं, भगवान से विश करूं, या कुछ ऑर्डर दूं, और उसके बाद दैट लगा करके एक नया क्लोज आपको मिले, तो नया जो क्लोज होगा उसकी वर्ब होगी सब्जेंटिव मूड में, प्रेजेंट मूड में। प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड की वर्ब का मतलब है आप बेस फॉर्म का इस्तेमाल करोगे। बना करके दिखाता हूं सेंटेंस। द कोर्ट सजेस्टेड दैट द स्टेट शुड इनेक्ट स्पेसिफिक लॉज टू डील विद द इशू। कोर्ट ने सजेस्ट किया कि स्टेट्स को इनेक्ट करना चाहिए कुछ खास कानूनों को इस इशू से डील करने के लिए। कोर्ट ने सजेस्ट किया, रिकमेंड किया, सजेशन आ चुका है, तो इन चारों में से कुछ भी आएगा तो दैट के बाद में आपको प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड को ट्रिगर करवाना है। अब क्या होगा इसका प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड वर्ब, आपको यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले शुड, कुड, वुड जो भी लगा निकाल दो, ठीक है, और यहाँ पे लगा दो वर्ब की बेस फॉर्म। याद रखना ये वर्ब की बेस फॉर्म है, स्टेट्स के हिसाब से नहीं लगी है। स्टेट भी होता तब भी इनेक्ट ही आता। समझ पाए इस बात को। सिंगुलर हो सब्जेक्ट या प्लूरल हो सब्जेक्ट, बेस फॉर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो बेस ही फॉर्म है, वो अपने आगे कभी भी एस को नहीं लेगी। चलिए एक सेंटेंस और बनाते हैं। यहां पे मैं स्टेट्स कर रहा हूं और इनेक्ट लगा रहा हूं, ठीक है। ऑल फैंस विश्ड दैट द टूर्नामेंट मे बी वन बाय द टीम। सभी फैंस ने विश किया, ऐसा चाहा, ऐसा भगवान से मांगा कि जो टूर्नामेंट है वो जीता जाए टीम के द्वारा। अब देखो यहां पे विश तो आ चुका है, सब्जेक्टिव मूड तो ट्रिगर कर ही देगा ये, है ना, और साथ में दैट भी लगा हुआ है, नई जो आपके पास नया क्लोज भी आ रहा है दैट के बाद। यहां पे आप क्या करेंगे, सब्जेक्टिव मूड को लगाएंगे और बेस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि यहां पे पैसिव लगा हुआ है, और सब्जेक्टिव मूड जब पैसिव में लगाया जाता है तब बी प्लस में V3 का इस्तेमाल होता है। अब आप बोलेंगे बेस फॉर्म कहां गई, बिल्कुल बी तो बेस फॉर्म ही है भाई। बेस फॉर्म एक्टिव में तो बेस फॉर्म हो गई, पैसिव में बी V3 आपको चाहिए ही चाहिए, पैसिव तो तभी बनेगा, और बी जो है वो बेस फॉर्म ही तो है, सब्जेक्टिव मूड बन गया। तो यहाँ पे मे बी वन लिखा है, इसमें कुछ नहीं करना है, मे को निकाल देना है, टूर्नामेंट B1 बाय द टीम। एक सेंटेंस और करें। द मैनेजमेंट डिसाइडेड दैट डिविडेंड्स मे नॉट बी पेड टू शेयर होल्डर्स। मैनेजमेंट ने डिसाइड किया, देखो डिसाइड भी डाल देना है यहाँ पे, सजेशन, डिमांड, विश, ऑर्डर या डिसीजन। मैनेजमेंट ने ऐसा डिसीजन किया कि जो डिविडेंड्स हैं वो नहीं पे किए जाएंगे शेयर होल्डर्स को। डिसाइड यहाँ पे सब्जेक्टिव मूड को ट्रिगर करेगा, दैट लगा हुआ है, डिविडेंड सब्जेक्ट है, मे नॉट बी पेड जो है ये गलत हो जाएगा, मे को निकालें और नॉट बी पेड को अपनी वर्ब बना के रखें, ठीक है। पैसिव में ये होगा क्योंकि डिविडेंड्स को पे करना है, डिविडेंड्स को कुछ नहीं मिलेगा, डिविडेंड्स जो है वो खुद दिए जाएंगे शेयर होल्डर्स को, तो नहीं दिए जाएंगे तो डिविडेंड्स नॉट बी पेड। चलिए बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, होपफुली समझ में आ गया होगा आपको। समझ आया है तो जल्दी से होमवर्क अपना जो है अटेम्प्ट करो। जब तक खुद करके नहीं देखोगे ना तब तक तो फिर समझा वैसा ही समझा है जो भूल जाने वाले हो आप। सब बच्चे इसको अटेम्प्ट करेंगे, दोनों क्वेश्चंस को, कमेंट्स में आंसर डालेंगे आपके हिसाब से प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड कैसे लगाना है। गलत या सही मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगा, ठीक है। कोशिश करूंगा मेरे आंसर भी आपको कमेंट्स में मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है जी, अच्छा ये 2/3 देख लेना, रेशो है जिसके शुरू में 2 आ रहा है। अगर 1 की जगह पे 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ जाए शुरू में तो रेशो हमेशा प्लूरल होगा। याद है ना कॉन्सेप्ट। यहाँ अगर 1 लिखा होता तो फिर 1/3 होता, पीछे का एस ना लगा होता, लेकिन 2, 3, 4, 5, 6 लिखा हुआ है इसलिए पीछे का एस भी आपको लगाना पड़ेगा। कह रहा है जी, विद ट्रैवल वीजाज curtailed ऑन बोथ साइड्स, बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट टाइज टू suffered, especially as Canada had already suspended talks for a free trade agreement। कह रहे जी ट्रैवल वीजाज के कर्टेल होने के साथ ही, कम होने के साथ ही, दोनों तरफ से, बोथ साइड से बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के जो रिश्ते हैं वो भी सफ़र किए, उन पे भी प्रभाव बुरा पड़ा। और क्यों पड़ा, खास करके क्योंकि स्पेशली एस
कनाडा ने पहले से ही सस्पेंड कर दिया था बातचीत को एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की, एफटीए की। और ये कब हुई? जब हो गई आफ्टर द किलिंग ऑफ खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जर। जब मार दिया गया, किल कर दिया गया खालिस्तानी इस लीडर को, निज्जर जिसका नाम है। तो दोनों देश के रिश्ते जो हैं ट्रैवल वेवल के नहीं, बिजनेस जो रिलेशंस हैं वो भी खराब हो रहे हैं। चलिए, कर्टेल्ड यानी कटा हुआ, छटा हुआ, कम किया हुआ, लिमिट किया हुआ। टाइज की वर्ब है सफर्ड, कनाडा की वर्ब है हैड सस्पेंडेड। वाइल मिस्टर जयशंकर and the Canadian foreign minister met each other in the US in September, political ties have virtually shut down। कह रहे जहां मिस्टर जयशंकर हैं और कनाडा के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं दोनों एक दूसरे को मिले, मेट किए ईच अदर को, अमेरिका में ही सितंबर के महीने में जहां ये हुआ। वहीं पॉलिटिकल टाइज अगर देखें, सियासी रिश्ते देखें, तो वर्चुअली जो है एक तरह से जो है वो शट डाउन हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। पॉलिटिकली कोई दोनों कंट्रीज आपसी बात नहीं कर रही हैं, बैकडोर में कुछ हल्की फुल्की कर रही होंगी, दिखाने के लिए जरूर मिल लेते हैं एक दूसरे से, लेकिन कनेक्शन जैसा कुछ भी आज की डेट में नहीं है। जयशंकर और कनेडियन पीएम दोनों की, फॉरेन मिनिस्टर की वर्ब है मेट, टाइज की वर्ब है हैव शट डाउन। सिंपल सा एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा यहाँ, अपने आप से आप पूछो ना, हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों नहीं लगाई? भाई शटेड डाउन लिखना चाहिए ना। हैव प्लेड, हैव ईटन, हैव जो भी लगाओगे V3, तो फिर यहाँ V1 क्यों लगाई? प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड लगाया क्या? चलो बताओ कमेंट्स में। 3 दिन पहले कॉन्सेप्ट करवाया आपको डिटेल में, ठीक है। जिस बच्चे को नहीं आता हो 3 दिन पुराना कॉन्सेप्ट, 3 दिन पुरानी क्लास चला लो, वहाँ पे कॉन्सेप्ट मिल जाएगा आपको। और जिसको आता है कमेंट्स में डाल देना। बढ़ेंगे आगे। आगे कह रहा है जी, इन एडिशन अ न्यू कॉन्ट्रोवर्सी स्पार्क्ड बाय वाशिंगटन हैज़ इमर्ज्ड ओवर अ रिपोर्ट। कह रहा है जी ये तो ठीक है, ऊपर कनाडा वाला हो गया एपिसोड, इसी के साथ में एक नई कंट्रोवर्सी जो है ना, जो भड़काई गई है वॉशिंगटन के द्वारा, जो स्पार्क की गई है अमेरिका के द्वारा, कह रहा है वो इमर्ज की है, दैट हैज़ इमर्ज्ड, दैट हैज़ इमर्ज्ड। इमर्ज करना किसी चीज़ का उभर करके आना। और ये किस चीज़ के ऊपर आई है? ओवर लगा के बता रहा है, एक रिपोर्ट के ऊपर आई है ये कंट्रोवर्सी। अब क्या रिपोर्ट है? दैट लगा के वो रिपोर्ट बताएगा। दैट इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज वर प्लॉटिंग to target another Khalistani leaders, 6 for justice leader गुरपतवंत सिंह पन्नू। कह रहे जी रिपोर्ट ये है कि भारत की जो एजेंसी हैं वो प्लॉट कर रही थी, वो षड्यंत्र रच रही थी, कबाल कर रही थी, कॉन्स्पिरेसी कर रही थी, टारगेट करने की एक और खालिस्तानी लीडर को। SJS 6 फॉर जस्टिस, इस SFJ है ना, इसका संस्था का नाम है। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडर है पन्नू जिसका नाम है। और कह रहा है इन द US लाइक निज्जर, ये होने वाली थी US में टारगेट जो है इसकी किलिंग निज्जर की तरह ही, लाइक निज्जर। कह रहा है पन्नू अ कैनेडियन, US कैनेडियन डुअल नेशनल इज वांटेड इन इंडिया। कह रहा है जी निज्जर की तरह ही ये जो पन्नू है अमेरिका और कनाडा का ड्यूअल नेशनल है, दोनों कंट्रीज का ड्यूअल नेशनलशिप वाला आदमी है। कह रहा है ये वांटेड है, ये भगोड़ा है भारत में। वांटेड कौन होता है? जिसको हम पुलिस ढूंढती है हमेशा, है ना, जिसको कभी भी जहां दिखे वहां बुक कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और क्यों? ये है फॉर इंसाइटिंग वायलेंस अगेंस्ट इंडियंस एंड इंडियन डिप्लोमेट्स। इंसाइट करने के लिए, भड़काने के लिए, वायलेंस को, हिंसा को भारतीयों और भारत के डिप्लोमेट्स के खिलाफ, इसलिए वांटेड है। एंड फॉर रिसेंटली इशूइंग अ वार्निंग टू ट्रेवलर्स नॉट टू टेक एयर इंडिया फ्लाइट्स आफ्टर November 19। रिसेंटली इश्यू करने के लिए एक वार्निंग को सभी उन ट्रैवलर्स को कि वो टेक ना करें, वो ना ले एयर इंडिया की फ्लाइट्स को नवंबर 19 के बाद। लंबा सेंटेंस है लेकिन ठीक है, आसान, छोटा है, इसको ब्रेक कर दो तो आसान हो जाएगा। नई कंट्रोवर्सी इमर्ज की है एक रिपोर्ट पे। रिपोर्ट ये है कि एक और जो है खालिस्तानी, इसको भी एजेंसी जो है टारगेट कर रही थी, जो है सिख फॉर जस्टिस, इस संस्था का लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू। कह रहे अमेरिका में निज्जर की तरह ही ये जो US कैनेडियन है, दोनों तरफ की नेशनलिटी वाला, ड्यूअल नेशनलिटी वाला ये आदमी है, ये वांटेड है भारत में। और क्यों? 2 कामों के लिए। पहला काम ये है कि ये वायलेंस को इंसाइट करता है भारतीयों और भारत के डिप्लोमेट्स के खिलाफ। और दूसरा, इसने रिसेंटली एक वार्निंग इशू कर दी कि ट्रैवलर्स जो है एयर इंडिया की फ्लाइट्स में ना बैठें नवंबर 19 के बाद। कंट्रोवर्सी की वर्ब है हैज़ इमर्ज्ड। एजेंसीज की वर्ब है वर प्लॉटिंग, प्लॉट करना,
है ना, मैकेनिशन करना, कवाल करना, किसी के खिलाफ षड्यंत्र करना, कॉन्स्पिरेसी करना। नीजर की वर्ब है इज, वांटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, नीजर भगोड़ा है, वांटेड है भारत में। चलिए बढ़े आगे। लंबे सेंटेंस होते हैं लेकिन कितना भी लंबा हो क्या फर्क पड़ता है, हमें तो एक बार में एक ही वर्ड का मीनिंग निकालना है और उसको सभी वर्ड्स के साथ बिठाना है ना लाइन के अंदर। कह रहा है जी, दिस मेनेसिंग स्टेटमेंट हार्क्स बैक टू द बॉम्बिंग ऑफ एयर इंडिया फ्लाइट 182 आउट ऑफ मॉन्ट्रियल which killed all 329 on board in 1985। कह रहा है ये डेंजरस स्टेटमेंट जो है पन्नू की आई थी एयर इंडिया वाली, ये हार्क बैक करती है। हार्क बैक याद है ना, फ्रेजल वर्ब, किसी पुरानी चीज को याद दिलाना। तो ये याद दिलाती है, हार्क बैक करती है, टू लगा के बता रहे हैं, बॉम्बिंग को एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 182 की जो मॉन्ट्रियल से निकली थी और जिसमें मार दिया गया सभी 329 लोगों को जो ऑन बोर्ड थे, फ्लाइट में बैठे थे 1985 के ईयर में। तो 85 में ये सब खालिस्तानी कर चुके हैं बदमाशियां, है ना, एयर इंडिया की फ्लाइट को उड़ा चुके हैं ये। अब जो ये नई जो वार्निंग आई है ये वही 85 वाली एयर इंडिया फ्लाइट की ही याद को ताज़ा करवाती है, हार्क बैक करती है। स्टेटमेंट की वर्ब है हार्क बैक, ठीक है। विच की वर्ब है किल्ड। मेनेसिंग मतलब फुल ऑफ डेंजर, है ना, खतरे से भरी हुई। कह रहे जी, अ वाइड आउट स्टेटमेंट कन्फर्म्ड न्यूज रिपोर्ट्स that US officials had raised the issue during Prime Minister Narendra Modi's visit to Washington in June। कह रहे जी, ये जो पूरी बात हुई ऊपर वाली कि अमेरिका ने भारत को कहा कि आप मत करना, मत मारना, व्हाइट हाउस की एक स्टेटमेंट जो है उसने कंफर्म भी कर दिया इन न्यूज़ रिपोर्ट्स को कि अमेरिका के ऑफिशियल्स ने उठाया था इस मुद्दे को पीएम मोदी की वॉशिंगटन विजिट के दौरान जो हुई थी जून के महीने में, ठीक है। तो अमेरिका ने बोला है कि हाँ जी हमने कहा था। स्टेटमेंट की वर्ब है कंफर्म्ड, ऑफिशियल्स की वर्ब है हैड रेज्ड। करेक्ट, दिस इंडिकेट्स दैट द इशू ओवर खालिस्तानी सेपरेटिस्ट इज फार फ्रॉम डाइंग डाउन। करेक्ट जी, ये जो पूरी घटना है ना एक बात जरूर बताती है, इंडिकेट करती है कि जो ये मामला है, इश्यू है खालिस्तानी सेपरेटिस्ट का, ये फार है, बहुत दूर है अभी भी, और किस चीज़ से, डाई डाउन करने से, ख़त्म होने से, सबसाइड करने से। और कैसे? डिस्पाइट न्यू दिल्लीज कॉन्वर्सेशंस विद वेस्टर्न पार्टनर्स एट द 2+2 डायलॉग्स विद द यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया रिस्पेक्टिवली। बावजूद नई दिल्ली की बातचीत के, कॉन्वर्सेशंस के, अपने वेस्टर्न पार्टनर्स के साथ में, विदेशी जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में 2+2 डायलॉग्स में जो हुए थे यूएस और ऑस्ट्रेलिया के साथ। 2+2 क्या होता है? 2 हमारे मिनिस्टर बैठेंगे, 2 आपके मिनिस्टर बैठेंगे, हमारा डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, आपका भी बैठ जाएगा डिफेंस सेक्रेटरी, तो चारों लोग बैठ के बातचीत करेंगे। तो बावजूद इन बातचीत के अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ करने के, इश्यू तो यही बता रहा है कि ये ख़त्म होने वाला नहीं है। और क्या बता रहा है? एंड मिस्टर जयशंकर्स रीसेंट विजिट टू द यूके इन शार्प कंट्रास्ट टू द रिसेंट पास्ट। कह रहे बावजूद मिस्टर जयशंकर की उस विजिट के भी जो हम यूके में करके आए हैं जो है रिसेंटली, ये इन शार्प कंट्रास्ट जो अगला जो है अपना सेंटेंस है, इसको छोड़ दो अभी, है ना, यूके पे खत्म हो गया, समझ गए। दिस की वर्ब इंडिकेट्स, इशू की वर्ब है इज, डाई डाउन करना, सबसाइड करना, पीटर आउट करना, टेपर ऑफ करना, चीज़ का, किसी भी चीज़ का धीमे धीमे खत्म होना। तो चाहे कितनी भी बातचीत आपकी हुई हो, किसी से भी आप मिले हो, ये वेस्टर्न कंट्रीज जो है आपसी में गुट बना करके, कार्टेल बना के रहती हैं। आपने कनाडा से अगर गलत तरीके से कनाडा की बात हुई थी, कनाडा से रिश्ते खत्म हुए आपके, तो इसका प्रभाव सभी वेस्टर्न जो है कंट्रीज के रिश्तों पे पड़ेगा। चलिए सेंटेंस समझ में आ गया। कह रहा है जी, इन शार्प कंट्रास्ट टू द रिसेंट पास्ट द गवर्नमेंट विच हैड रिजेक्टेड द कैनेडियन एलिगेशंस एज एब्सर्ड एंड मोटिवेटेड हैज बीन सरप्राइजिंगली अकोमोडेटिंग ऑफ द यूएसएस एलिगेशंस। कह रहा है जी, बहुत ही शार्प कॉन्ट्रास्ट में, बहुत ही गहरे कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? चीज़ों का अलग अलग होना, एक तरफ कुछ और दूसरी तरफ कुछ और। कह रहा है इस तरीके से कॉन्ट्रास्ट में रीसेंट पास्ट के भारत सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, जो रिजेक्ट कर चुकी थी कनाडा की एलिगेशंस को, आरोपों को, और कैसे कि वो बेवकूफ़ी भरे हैं और कनाडा की तरफ से मोटिवेटेड हैं, उनके पीछे कनाडा का कुछ मोटिवेशन है। कह रहा है इस भारत सरकार ने ना, जो कनाडा को तो जिसने आंख दिखाई, ये जो है सरप्राइजिंगली रही है बहुत ही ज़्यादा एडजस्टमेंट करने वाली, अकोमोडेट करने वाली अमेरिका के एलिगेशंस के सामने। आई बात समझ में? तो अमेरिका ने तो कंफर्म कर दिया कि हमने मोदी जी को कहा था कि आप जो है मत करवा देना,
तो कनाडा की तरफ तो हमने बोल दिया था कनाडा के मामले में कि कनाडा तो ऐसे ही बोलता है ना, जस्टिन ट्रूडो तो एब्सर्ड बातें कर रहा है। लेकिन अमेरिका के टाइम हमने जो है बड़ा एकोमोडेट किया है इस पूरी बातचीत को। हमारी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया अमेरिका के लिए कि अमेरिका तो ऐसे ही बोलता है। हमने बोला हाँ जी अमेरिका ने ऐसा कहा था। तो हम एकोमोडेटिंग है यूएस के एलिगेशंस को लेकर बड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट की वर्ब है हैज़ बिन, विच की वर्ब है हैड रिजेक्टेड। एब्सर्ड, ल्यूडिक्रस है ना, वैकी, बेवकूफ़ी भरा, रिडिकुलस, सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं है ना एब्सर्ड के। कह रहा था एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री issued a statement that said India is examining the US inputs and would take necessary follow-up action। हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, उसने भी इशू किया एक स्टेटमेंट को कि दैट वो ये स्टेटमेंट ने ये कहा, सेड कहा कि इंडिया जो है एग्जामिन कर रहा है अमेरिका से मिले हुए इनपुट्स को, अमेरिका से मिले हुए डेटा पॉइंट्स को जो अमेरिका कह रहा है, और टेक करेगा नेसेसरी फॉलोअप एक्शन को। फॉलोअप एक्शन क्या होता है? बाद में आने वाला एक्शन या रिस्पॉन्स। तो इंडिया अभी अपना रिस्पॉन्स देख रहा है कि उसको कैसे करना है। मिनिस्ट्री की वर्ब है इशूड, दैट की वर्ब है सेड, स्टेटमेंट के लिए आया दैट, इंडिया की वर्ब है इज एग्जामिनिंग और दूसरी वर्ब है वुड टेक। चलिए रिपीट इसलिए नहीं कर रहा हूँ, बड़े इजी से सेंटेंसेज हैं है ना। अब लास्ट सेंटेंस रह गया ग्रामर कॉन्सेप्ट है इसमें। कह रहे जी विद दीज वाइल दीज आर नो डाउट मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इट इज टाइम दैट द गवर्नमेंट शेड सम ऑफ द सिक्योरिटी सराउंडिंग इट्स ड्यू रिस्पॉन्सेज। कह रहे जी जहां ये सारे मैटर्स नो डाउट जो हैं नेशनल सिक्योरिटी के हैं, देश की सुरक्षा के हैं, हम मानते हैं इस बात को, वहीं पे वक्त भी आ गया इट इज़ टाइम कि गवर्नमेंट शेड करे, गवर्नमेंट रखे। शेड करना यानी किसी चीज़ को छोड़ देना, जैसे पेड़ जो है ना पत्ता छोड़ देता है ना अपनी लीव्स को पतझड़ में, ऑटम में, तो वो शेड करता है। तो वैसे भारत भी जो है कुछ किसी जो है सिक्रेसी के पत्ते को शेड करे, इस जो है रहस्य के राज के पर्दे को जो है हटाए है ना। और ये राज जो है सिक्रेसी जो है वो है चारों ओर इसके दो तरफा रिस्पॉन्स को लेकर के, ड्यूअल रिस्पॉन्स को लेकर के। कनाडा को रिस्पॉन्स कुछ और, अमेरिका को रिस्पॉन्स कुछ और। कह रहा है और क्या करे भारत? भारत जो है सरकार वो क्राफ्ट करे, क्राफ्टेड इट्स फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन मोर कोहेरेंटली। क्राफ्ट करना यानी बनाना या फॉर्म करना, डिज़ाइन करना। फ्यूचर मतलब आगे का, कोर्स ऑफ एक्शन मतलब क्या एक्शन आप लेंगे, क्या उसका रास्ता होगा है ना, आगे आप क्या क्या करने वाले हैं। और ये जो सारा कोर्स ऑफ एक्शन आप बनाएं और ज़्यादा कोहेरेंट या लॉजिकल मैनर में, इंटेलिजेंट मैनर में। कोहेरेंटली मतलब जहाँ चीज़ें मेक सेंस करती हो है ना, पहले ऐसा होगा फिर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा। तो भारत अपनी सिक्रेसी को तोड़े, जो कहना चाहता है वो साफ शब्दों में कहे, और जो करना चाहता है बड़ा सोच समझ के उसका अच्छा सा प्लान बनाए। चलिए मैटर्स की वर्ब है आर, इट की वर्ब है इस, गवर्नमेंट की वर्ब है पहली शेड, दूसरी है क्राफ्टेड। ठीक है, कोहेरेंटली मैंने आपको बता दिया। शेड करना यानी छोड़ देना, क्राफ्ट करना यानी डिज़ाइन कर लेना। मेरा दिल तो ये कहता है कि इलेक्शन अभी होने वाले हैं और सरकार भी ऑलमोस्ट डिसाइडेड सा ही है कौन आएगी और कौन जाएगी। इलेक्शन होते ही 1.5-2 महीने में ये पन्नू को निपटा देंगे है ना। बाकी देखते हैं, मैं अपने आप से आपको बता रहा हूँ, मेरी अंदर की दिली तमन्ना तो नहीं कहूँगा पर ये बताऊँगा, मेरे को लगता है ऐसा 1.5-2 महीने में इलेक्शन के बाद, विन के बाद में ये निपटाने वाले हैं इसको। अब जल्दी से अपने क्या करेंगे जी, एक कॉन्सेप्ट है पास सब्जेक्टिव मूड का। ये लगता है जब आपके पास फ्रेज दिया गया हो इट इज़ टाइम, ठीक है, इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम। इट इज़ टाइम या हाई टाइम का मतलब है वक्त आ चुका है। और इसके बाद में जब दैट लगा होगा इस फ्रेज के, आपको पास सब्जेक्टिव मूड की वर्ब लगानी है जो कि होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। लगा के दिखा देता हूँ। इट इज़ टाइम दैट इजरायली डिफेंस फोर्स या IDF शुड पुट एन एंड टू ब्लड शेड इन गाजा। वक्त आ गया, इट इज़ टाइम, वक्त आ गया, इट इज़ टाइम कि इसराइल की डिफेंस फोर्सेज जो हैं, वहाँ की जो फौजें हैं, वो पुट करें एक एंड को, वो अंत को लेकर के आएँ उस ब्लड शेड को, उस खून खराबे को जो वो गाजा में कर रहे हैं। इट इज़ टाइम लिखा हुआ है, दैट आ चुका है, नया क्लोज आ चुका है। नया क्लोज आना जरूरी है, दैट तो कभी कभी निकल भी जाएगा। बात यह है कि नया क्लोज आना चाहिए जो दैट के बाद जनरली आता है। तो नए क्लोज में आप V2 लगाएंगे, पास सब्जेक्टिव मूड लगाएंगे। ये बताता है एक अर्जेंसी को, वक्त आ गया है कि अब ये किया जाए। समझ पाए ना। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड जो आपको करवाया था मैंने ऊपर, उसमें क्या होता है, उसमें आप डिमांड, विश, ऑर्डर या कमांड देते हैं, आप सजेशन देते हैं। यहाँ पे क्या देते हैं, आप यहाँ पे अर्जेंसी को दिखाते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा करके PSM को बनाते हैं, पास्ट सब्जेक्टिव मूड को। तो शुड पुट जो है ऐसा करते हैं, यहाँ पे शुड एंड लिख देते हैं। ठीक है, शुड एंड द ब्लड शेड, क्योंकि वो पुट तो अपने आप में V1 V2 V3 सेम है। शुड एंड करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, शुड को निकाल के यहाँ लिख देना चाहिए एंडेड।
बस यही है पास्ट सब्जेक्टिव मोड। समझ में आ गया? मतलब क्या है, अब अर्जेंसी है इस चीज़ की, एंड करना ही है। भले ही ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहा है पास्ट की, लेकिन ये फ्यूचर की अर्जेंसी को बताता है। इसी को बोलते हैं सब्जंक्टिव मूड पास्ट में। एक सेंटेंस और बनाओ, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम। देखो हाई टाइम भी लिखा हो सकता है, हाई बीच में ऑप्शनल है। तो इट इज हाई टाइम दैट डेट्स ऑफ इलेक्शंस या इलेक्शन डेट मस्ट बी अनाउंस्ड। वक्त आ गया है कि इलेक्शन डेट जो है अनाउंस्ड हो। क्या करें यहाँ पे, पास्ट सब्जेक्टिव मूड लगाएं, लेकिन यहाँ पे पैसिव वॉइस लगेगा। इलेक्शन की डेट को अनाउंस किया जाएगा, वर्ब जो है पैसिव में दी गई है। पीएसएम जब पैसिव में लगेगा तब आपको इस्तेमाल करना है वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म का। अब आप पूछोगे सर V2 कहाँ गई? वर V2 ही तो है, वर V2 ही तो है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी बी फैमिली के बाद तो पैसिव बन गया। दोनों काम आपके जो है सद गए यहाँ से। V2 लगा के पास्ट सब्जेक्टिव मूड भी बना दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके बाद लगा करके पैसिव भी बना दिया। तो मस्ट बी अनाउंस्ड नहीं, इलेक्शन डेट वॉज अनाउंस्ड, ऐसा ही करूंगा ना। ध्यान रख लेना वर ही आएगा, इसीलिए लिख रहा हूं वर। सब्जेक्ट कैसा भी हो, पास्ट सब्जेक्टिव मूड में वर का इस्तेमाल होता है। सेकंड कंडीशनल वाली कहानी है, याद है ना। इफ आई वर द पीएम आई वुड डू दैट, मैं पीएम हूं तो मैं ऐसा कर दूं। इफ आई वर द पीएम, वॉज नहीं, आई वर द पीएम। इसीलिए इफ द इलेक्शन डेट, इफ तो नहीं है यहाँ पे, इलेक्शन डेट वर अनाउंस्ड। पास्ट सब्जेक्टिव मूड की यही परेशानी है, ये वर ही लेगा, वॉज को नहीं लेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, 1 नंबर सीधे सीधे आपको एग्जाम में दे देगा। होमवर्क दे रहा हूं आपको, 2 क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करो इनको। दैट लग गया है, हाई टाइम लग गया है। पास्ट सब्जेक्टिव मूड को एक्टिव या पैसिव में ट्रिगर करवाना है। आंसर कमेंट्स में डालना, सही गलत मैं कमेंट्स में आपको वहीं बता देता हूं। कोशिश करूंगा मेरे आंसर भी आपको कमेंट्स में मिल जाए। चलिए सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए, अब आ जाओ अपने क्विज पे। इवेल्युएट करके बताओ असरदार ये होने को, इफेक्टिवनेस को, भारत के रिस्पॉन्स को जो है यूएस के एलिगेशंस के सामने मुकाबले में, कंपेयर टू इसके रिस्पॉन्स को कनाडा के एक्यूजेशन के सामने। कनाडा के बजाय यूएस के सामने हम कितने असरदार हैं, कम हैं, ज़्यादा हैं, इस चीज़ को आप इवेल्युएट करके बताओ। तो इंडिया का रिस्पॉन्स इनकंसिस्टेंट है, कोई क्लियर स्ट्रेटेजी नहीं है। इंडिया का रिस्पॉन्स अलाइन करता है इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के साथ में। इंडिया का रिस्पॉन्स जो है प्राथमिकता देता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस को नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, या इंडिया का रिस्पॉन्स इंडिकेट करता है एक बदलाव को इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की अप्रोच में। मेंस लेवल का क्वेश्चन है, इजी तो है ही नहीं, चारों ही लग जाएंगे आपको आंसर है किसी ना किसी स्टेज पे, किसी ना किसी लेवल पे, लेकिन आंसर एक ही है। आंसर एक ही है, जो पहली दफ़ा मेक सेंस करे वही आंसर है। मैं आपको इतनी हिंट दे देता हूँ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आंसर लगा हुआ है, आंसर को जाके चेक करना। सही आंसर को मैंने कमेंट्स में डाल दिया है, फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के नीचे। कह रहे जी असेस करो सबसे ज़्यादा कंसर्न करने वाले, परेशान करने वाले लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस को, नतीजे को, जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की टॉक में सस्पेंशन का इंडिया और कनाडा के बीच में पैसेज के हिसाब से। 4 आपके पास कॉन्सिक्वेंसेज हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान क्या होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ना होने से? एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा उन इंडियंस पे जो कनाडा में बसे हैं, पोटेंशियल स्ट्रेन आएगा डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे, इकोनॉमिक एक्टिविटी पे इन्फ्लुएंस आएगा, या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है उसके लिए इम्प्लीकेशंस आएंगी। ये आसान क्वेश्चन है, प्रीलिम्स वाला। फर्स्ट कमेंट में इसका भी आंसर डाल दिए, मैच कर लेना। अब ये 5-6 क्वेश्चन हैं, कितने? 7 हैं। 7 क्वेश्चन जो हैं दीज आर बेस्ड ऑन वोकैब। जो वोकैब आपने सीखी है, पढ़ी है आर्टिकल में, बस वही यहाँ पे लगानी है। पीटर आउट का सिनोनिम क्या होता है? लॉजिकल होता है। मैनेस का सिनोनिम क्या होता है, मतलब क्या होता है? एब्सर्ड होता है। कोहेरेंट को क्या टेपर ऑफ बोलते हैं? तो इस तरीके से इनको मैच करो। आंसर्स आर इन द फर्स्ट कमेंट। वोकैब पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी, मेंटल एक्सरसाइज है ना। मैं तो कहता हूँ ये अगर पिछले 20 दिनों के इकट्ठे करके आप ये वोकैब कर लो तो मोटा मोटा आपका वोकैब का पोर्शन क्लियर हो जाएगा। 1 महीने की वोकैब इन क्विजेस के अंदर जो करवाई गई है आप करके चले जाओ, है ना। क्विज को देख लो लास्ट का, आपका वोकैब जो है एग्जाम के हिसाब से काम चलाओ तैयार हो जाती है। लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं वोकैब, ये बेस्ड है ग्रामर पे। देखो पहले तो हाई टाइम लग गया, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत, मेरे को पता है इस तीनों तो कोई सही नहीं कर पाएगा, इतना अच्छा क्वेश्चन है ये। पहला है हाई टाइम पे, दूसरा है डिमांड वर्ब पे, और तीसरा है 3/4 पे। इन तीनों वर्ड्स की वजह से इनके आसपास आपको एरर्स मिलेंगी। आंसर्स आर इन द फर्स्ट कमेंट, जाके चेक करें। आउट ऑफ 12 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताएं। मुलाकात लेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। अंटिल